बड़े देशों में ये केंद्र सरकार में सीमित नहीं रहती कि जब अलग अलग राज्य होते हैं, क्षेत्र होते हैं, प्रांत होते हैं, सबका अनुभव कुछ अलग होता है, उनकी परिप्रेक्ष्य अलग होती है। जैसे अगर आप दिल्ली में किसी से पूछेंगे कि आप बताइए कि हमारी समुद्र इतिहास क्या है, अब वो तो कहेंगे कि भाई हम तो भारत में पता नहीं नौसेना था नहीं था। अब वही प्रश्न अगर आप तमिलनाडु में पूछेंगे तो वो बहुत गर्व से कहेंगे, अरे हमारे यहाँ तो वो चोला राज्य के समय में हमारी नौसेना जो है वियतनाम इंडोनेशिया तक गई थी। या पुणे में पूछेंगे तो लोग कान्होजी आंग्रे की बात करेंगे। तो अब वही उदाहरण मैं आपको व्यापार के बारे में दे सकता हूँ कि जो हमारे जो कोस्टल स्टेट्स जो हैं उनका अनुभव, उनका इतिहास व्यापार के बारे में अलग था, जो उत्तर प्रदेश या बिहार या दिल्ली का ना हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब विदेश नीति, अच्छी विदेश नीति जो बनाते हैं, ये ऑल ऑफ इंडिया पॉलिसी होनी चाहिए, जिसमें स्टेट्स भी भागीदार हों, जिसमें पूरे भारत का अनुभव, पूरे भारत का हित जुड़कर उसका निचोड़ जो है एक किस्म से फॉरेन पॉलिसी की फाउंडेशन हो। अब ये भी है कि हम आजकल ग्लोबलाइज्ड दुनिया में रहते हैं, ये ग्लोबलाइज्ड इरा है, और इस ग्लोबलाइज्ड इरा में हम सब जो है भागीदार हैं। और जो आज देवेंद्र जी ने भी जिक्र किया था कि अब हम G20 का कार्यक्रम में अब पूरी भारत जुड़ी हुई है, और ये इसीलिए जुड़ी हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री की सोच है कि ऐसे बड़े जिम्मेवारी के समय ये खाली राजधानी का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। और वही सोच जो है मेरे लिए आज के कार्यक्रम में जब मराठी के अनुवाद में, ये मराठी भाषा में मेरे पुस्तक का अनुवाद हुआ है, मुझे भी वही भावना है कि जो है ये जो हमारी सोच है ये खाली एक छोटे सर्कल में दिल्ली में नहीं रहना चाहिए, ये पूरे भारत में चर्चा होनी चाहिए। और ये मेरे लिए, जैसे मैंने कहा, आज अत्यंत गर्व का विषय है, गर्व का समय है। और 8वां जो था वो एक किस्म से मेरा फेवरेट है, जिसके बारे में दूसरों ने भी कहा, ये महाभारत पे मैंने लिखा था कि श्री कृष्ण, इसका टाइटल है इंग्लिश में कृष्णास चॉइस, मराठी में मेरे ख्याल से कहते हैं श्री कृष्ण निवाद। हाँ, तो और ये जो है मैंने स्ट्रैटेजिक कि भारत अपना स्ट्रैटेजिक कल्चर कैसे बनाए, तो उस परिप्रेक्ष्य से लिखा था। अब जैसे ये किताब प्रकाशित होने वाली थी उस समय दुनिया में, भारत में भी कोविड की महामारी आई। तो मैंने आखिर में एक चैप्टर और ऐड किया था, वायरस, मैंने कहा आफ्टर द वायरस कि और ये आप सोचिए ये 2020 लॉकडाउन का समय है कि मैं अनुमान लगा रहा था कि वायरस का प्रभाव क्या हो सकता है उस समय, क्योंकि उस समय ये स्पष्ट नहीं था। और पिछले साल जब ये इसी किताब की पेपरबैक एडिशन निकली तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा मैं और एक बार और अपडेट कर दूँ। और मैंने 4 जो दुनिया में पिछले सालों में बड़ी घटनाएं हुई हैं उनका माने मिलजुल कर उनका दुनिया में प्रभाव क्या है। 4 घटनाएं थी, महामारी कोविड, एक जो यूक्रेन में जो संघर्ष हो रही है, अफ़गानिस्तान, अमेरिका की फ़ौज जब वो अफ़गानिस्तान से निकले उसका असर क्या होगा, और जो बड़े देशों के बीच में तनाव, जो पश्चिमी देश और रशिया या यूएस और चाइना, ये 4 घटनाएं जो हैं इनका मिला के जो एक किस्म से दुनिया की स्थिति पर इसका प्रभाव क्या होगा। तो ये संक्षिप्त में
मैंने सोचा कि मैं आपको किताब के बारे में बता दूं ताकि आप लोगों का जो इंटरेस्ट जो है इसमें बढ़ेगा। और अब मैं 4 विषय जो हैं उन पे मैं थोड़ी सी समय लेकर मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ। एक जो है वो अवध और इतिहास के बारे में है, और मैं इतिहास पे इसीलिए बल देता हूँ क्योंकि बड़े देश जो हैं ये स्वाभाविक है कि वो अपने ही बारे में सोचते रहे। ये उनकी एक किस्म से डीएनए की एक कमी है कि नहीं, ये खाली भारत के बारे में नहीं, सब बड़े देश जो हैं वो अपने पर माने उनका पूरा ध्यान जो है वो अपने ऊपर होता है। और कभी कभी जब कोई भी देश ग्लोबल बनता है वो उस चक्रव्यूह से बाहर निकल के दुनिया के बारे में सोचना लगता है, जैसे अमेरिका ने किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अब हमारे बारे में ही सोचिए कि सिकंदर के ज़माने से जो नॉर्थ वेस्ट से जो भी खतरे आए, कभी भारत में किसी ने पहले से सोचा नहीं था, जब तक वो खतरा बिल्कुल घर के अंदर नहीं आया। या आप समुंदर के बारे में सोचिए कि समुंदर से जो पश्चिमी देश भारत आए, उनको भी किसी ने एक किस्म से जो उस समय जो चिंता करनी चाहिए थी वो हमने नहीं किया। या मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ, आज़ादी के बाद जब 1950 में, हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग इसके बारे में जानते हैं, सरदार पटेल और पंडित नेहरू के बीच में चीन के बारे में काफ़ी एक विवाद था। हाँ, उनकी अलग अलग सोच थी। सरदार पटेल को लगा कि उत्तर से हिमालय को पार करके भारत को खतरा हो सकता है चीन से। और ये मुझे आज भी, जब मैं कोई जो फॉरेन सर्विस में विदेश सेवा में जो आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि आप जाकर ये जो एक्सचेंज ऑफ लेटर्स है इसको आप जाकर पढ़िए, क्योंकि ये हमारे में कमी है कि कुछ चीज़ अगर दूर हो हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं। कभी हमें लगता है कि अरे दुनिया है, हमारी जो ज़िंदगी जो है वो कट रही है, वो कहीं और है, हम कहीं और जो चाइना से जो उस समय जो थ्रेट जो था, अब आप सोचिए कि एक उप प्रधानमंत्री को ये उन्होंने समझ लिया और दूसरे ने नहीं समझा। और ये इसीलिए मुझे लगा कि हमें बार बार अपने ही इतिहास को समझना चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए, उससे जो हमें जो सबक हैं वो हमें सीखने चाहिए। और आज दुनिया जो है बाहर नहीं है, दुनिया आपके दरवाजे पे है, कभी कभी घर के अंदर है। ये कोविड की महामारी, किसको पता था 3 साल पहले कि ये महामारी कहीं और से हम सबके घर में आएगी। या आप देखिए अभी यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, युद्ध का परिणाम आप देखिए कि पेट्रोल के दाम, अनाज के दाम, इन्फ्लेशन, इस पे क्या ये इनकी जो महंगाई जो इसके कारण कितनी बड़ी। या अगर आप आर्थिक दुनिया में देखें कि चीन से जो सामान जो आता है उसने हमारे जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको कितनी चोट पहुंचाई। तो ये हम लोगों में कभी कभी जो विचार होता है कि विदेश नीति विदेश सीमा के बाहर, वो दुनिया में आप सबको बताना चाहता हूँ कि वो दुनिया अब ख़त्म हो चुकी। पहले भी नहीं थी, उतनी नहीं थी, पर अभी तो ग्लोबलाइजेशन के एरा में दुनिया हमारे बिल्कुल घर में, मैं जैसे कहते हैं डोर स्टेप पे बैठी। और इसीलिए पर ये खाली इसमें अवसर भी है, ये खाली ये नहीं है कि चिंताएं, कि अवसर हैं कि वही दुनिया हमारे लिए एक एक्सपोर्ट मार्केट बन सकती है, रोजगारी के लिए वर्क प्लेस बन सकती है, या टेक्नोलॉजी अपग्रेड के लिए वहाँ पार्टनरशिप्स बन सकते हैं।
तो हमें जो है ये आने वाली पीढ़ियों को खासकर दुनिया के बारे में ज़्यादा ध्यान देना होगा, उनकी समझ और अच्छी होनी चाहिए। दूसरा विषय जो है ग्लोबलाइजेशन है, और जैसे मैंने कहा मुझे लगता है अगर आप एक शब्द आज प्रयोग करेंगे दुनिया की स्थिति का विवरण करने के लिए, वो ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन को कोई इनकार नहीं कर सकता, उसकी कमियां हैं, कुछ लोग उसके खिलाफ हैं, कुछ लोग उसके बारे में अभी भी बहुत उत्सुक हैं, किसी का फ़ायदा होता है, किसी का नुकसान होता है। भारत के लिए हमें सोचना होगा कि अगर ग्लोबलाइजेशन हकीकत है तो हम इसका सबसे अच्छा प्रयोग कैसे करें, कि ग्लोबलाइजेशन के जो रिस्क जो हैं इसको कैसे घटाएं, ग्लोबलाइजेशन के अपॉर्चुनिटीज़ अवसर जो हैं इसको हम कैसे बढ़ाएं। अब पिछले 25 साल में जो ग्लोबलाइजेशन की मेन मॉडल जो थी वो चाइना केंद्रित मॉडल थी। पश्चिमी देश भी चाहते थे कि जितना प्रोडक्शन चाइना में ज़्यादा हो, उनके कंपनी जो है वो अपना उनकी प्रॉफिट बढ़ रही थी। अब कोविड के कारण, उसके पहले भी जब ट्रंप राष्ट्रपति बने, अभी जो है उस ग्लोबलाइजेशन उस मॉडल पर दुनिया में पुनर्विचार हो रहा है। और कोविड के समय में बहुत सारे देशों ने देखा कि चाइना से जो उनकी अपेक्षा थी कि वो सप्लाईज बहुत स्मूथली आएंगे, वो सप्लाईज नहीं आई। और अब एक नई चिंता है कि हम सब जो हैं एक डिजिटल दुनिया में रहते हैं, और डिजिटल का मतलब है डेटा। और डेटा में सबसे बड़ा प्रश्न है कि आपका डेटा कहाँ बसा है, उसको कौन उसकी हार्वेस्टिंग कौन कर रहा है, उसकी प्रोसेसिंग कौन कर रहा है, उसकी मॉनेटाइजिंग कौन कर रहा है। तो अभी जो है सप्लाई चेन और डेटा प्रोसेसिंग, डेटा रेजिडेंसी, ये एक दो बहुत चिंताजनक विषय बने हैं। और इसके कारण ग्लोबलाइजेशन की मॉडल जो है वो बदल रही है। और आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि आजकल चाइना +1 की बात हो रही है। तो इसमें भारत को देखना होगा कि चाइना +1 अगर दुनिया इस दिशा में जा रही है कि भारत इसका कैसे लाभ उठाएं। और ये मोदी सरकार की नीति है कि हम जो हैं इंडस्ट्री को सपोर्ट देकर एक प्रक्रिया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, कि हम कैसे ग्लोबल कंपनीज़ को भारत लाएं ताकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता बने। और इसका मैं आज कहूँगा सबसे एक किस्म से सक्सेसफुल एग्जांपल जो है वो एप्पल का है कि भारत में अब आईफोन बन रहा है, और हमारी अपेक्षा है कि ऐसे और भी के बड़े बड़े उदाहरण आगे वाले दिनों में निकलेंगे। तो जो किताब की जो टाइटल जो है इंडिया वे, तो इंडिया वे है क्या? भारत मार्ग है, वे है, पाथवे। पर ये इंडिया वे जो है ये तरीका भी है कि इंडिया का एक वे है कि दुनिया की परिस्थिति में भारत की सोच क्या है, भारत से क्या सुझाव निकलते हैं, भारत कैसे मैनेज करता है। और एक किस्म से इंडिया वे दूसरों के लिए मॉडल है, उदाहरण कि भारत क्या करता है, और अगर वो जो हैं हमारे साथ अगर जुड़ जाएं तो उनके लिए कितना लाभ हो सकता है। तो इंडिया वे इसके मैंने इसका अगर मैं निचोड़ निकालूं तो मैं कहूँगा इसके 6 मुख्य पहलू हैं। एक है आत्मनिर्भरता, कि जब तक हम अपने पैरों पे खड़े नहीं रहेंगे तब तक हमारी जो अपेक्षा है, हमारा सपना जो है कि हम दुनिया के एक लीडिंग पावर बनेंगे, हम लीडिंग पावर तभी बनेंगे जब हम आत्मनिर्भर होंगे, जब हमारी बेसिक इंडस्ट्रीज, हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमारी एग्रीकल्चर, हमारी सर्विसेज, हमारी टेक्नोलॉजी भारत में रहे, भारत से बनाया जाए। और ये अगर मैं कहूँगा पिछले 8-9 साल में एक बड़ा परिवर्तन आया है, ये आत्मनिर्भरता के बारे में आया है। और अगर आप मुझे कहेंगे कि आप मुझे एक फॉर्मूला दीजिए
कि भारत को लीडिंग पावर कैसे बनाए, मैं कहूँगा फॉर्मूला है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया अगर सफल रहे तो ये मैं आपको बिल्कुल आश्वासन दे सकता हूँ कि भारत यहाँ से वहाँ तक पहुँचेगा। और ये संभव है। मैंने आपको एप्पल और आईफोन की उदाहरण दी। आप कभी सोचें, वैक्सीन के बारे में सोचें कि पिछले 3 साल में पूरी दुनिया वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही थी और कुछ देश थे जिन्होंने बनाए थे, पर हमारे स्केल में, हमारे कॉस्ट में और हमारे माने क्वालिटी में आप देखिए कि वैक्सीन कहाँ और बने। अब इसमें यह भी है कि हमें अगर आत्मनिर्भरता को आगे ले जाना है तो हमारे डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स को हमें खड़े करने हैं। हम दूसरों पर निर्भर नहीं हो सकते। और ये अगर पिछले 30 साल में कमी है कहीं, ये कमी है कि हम हर समय ग्रोथ की बात करते थे, पर हमारा ग्रोथ जो है खासकर चाइना से इंटरमीडिएट्स और कंपोनेंट्स इंपोर्ट करता था। अब समय आ गया है कि हम अपनी इंडस्ट्री, खासकर जो एसएमई सेक्टर जो है, इसको पूरा सपोर्ट दें ताकि हमें देश के अंदर जो सप्लाई चेन जो बननी चाहिए वो बने। और दूसरा कि हम साथ ही साथ ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल मार्केट्स के साथ भी जुड़े। ये नहीं है कि हम जैसे 1970 और 1980 की हम देश के अंदर ही रहें, कि हम में वो क्षमता है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमारी जो प्रोडक्ट्स जो हैं आज दुनिया में सक्सेसफुल हो सकते हैं।